Everyone, am I audible to all of you? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। हम्म, देखो, अब अपन बात करते हैं। अभी अपन ने सिविल जजमेंट राइटिंग की बात करी थी। मैं दोनों एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ कि इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इन कंपैरिजन यदि हम करें तो जो सिविल की जजमेंट राइटिंग होते हैं वो सिंपल रहते हैं क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग से। क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग भी ऐसा कुछ ट्रिकी नहीं है, लेकिन आपको जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे स्टेप आपको याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बीएनएस ही आ जाता है पेपर में। कुछ भी ऐसा ऐसे मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मर्डर, आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है। आ रही है ना? ठीक। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। मतलब ये है कि थोड़ा सा 3-4 दिन में जब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी तो आपको क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग भी इजी लगने लग जाएगी, क्योंकि क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का अपना एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट चाहे सिविल जजमेंट राइटिंग का हो चाहे क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का हो, आपको दोनों फॉर्मेट टिप्स पे याद होनी चाहिए। कैसे याद होनी चाहिए? टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक दिन में 3 बार लिखो, फिर 2 दिन 3 बार लिखो, तीसरे दिन 3 बार लिखो। सप्ताह में आपने 4 दिन उसको 3-3 बार लिखा। ज्यादा बड़ा नहीं होता, 2-3 पेज का होता है, बीच में डैश 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 रहता है। आपने लिखा, रात को 10 बजे बैठ गए लिखना। मतलब ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस ये आपको याद रहना चाहिए कि यार इस लाइन पे ये लिखा था, इस लाइन पे ये लिखा था, इस लाइन पे ये लिखा था। फिर धीरे धीरे जब आपको थोड़ा याद होने लग जाए, फिर एक दिन में 1 बार लिखो। वापस जैसे अभी अपन 3 बार लिख रहे थे ना, एक दिन में 1 बार लिखो। फिर थोड़े दिनों बाद आप क्या करो, 2-2 दिन में 1 बार लिखना चालू कर जाओ। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तभी मैं आपको बोल रही हूँ, आपको 20 से 22 मिनट में कैसे जजमेंट लिखना है वो आपको ऐसा फॉर्मेट आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए। भाई जब आपका फॉर्मेट प्री डिसाइडेड है तो आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करना है, ऊपर आपको ऑफेंस का नाम लिखना है, बाकी सब सिमिलर ही रहता है। सब सिमिलर रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। और अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि सारे ऐसे नहीं है कि सारे सेक्शन आ जाते हैं, स्पेसिफिकली पूरा सब चीजें डिसाइड रहती है। मर्डर के आएंगे, थोड़े बहुत हर्ट के आ जाएंगे, ग्रीवियस हर्ट के आ जाएंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास के आ जाएंगे, थेफ्ट के आ जाएंगे। तो मैं आपको इनके सेक्शन बता दूंगी कल की क्लास में। मैं आपको इनके सेक्शंस बता दूंगी कि कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जिनके आपके मतलब जिनके एग्जाम में आपको जजमेंट राइटिंग दिख सकते हैं। मतलब मोस्टली उनके ही दिखते हैं। आप यदि 70-80% आप देखोगे तो मोस्टली उन्हीं सेक्शन से जजमेंट राइटिंग आते हैं। बाकी कुछ भी ऐसे जैसे रैश नेग्लिजेंट, आपने गाड़ी ड्राइव कर दी, उसके जजमेंट राइटिंग आपको दिखेंगे। हाउस ट्रेसपास के जजमेंट राइटिंग आपको दिखेंगे। डाउरी डेथ का जजमेंट राइटिंग आपको दिख सकता है। ठीक है, तो आ जाइए। अभी हम किसकी स्टार्टिंग करेंगे? क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको कैसे पढ़ना है। हमने क्या पढ़ा था? इशू फ्रेमिंग पढ़ा था, और आई होप आप सब पुरानी क्लास में होंगे तो थोड़ा सा माइंड में तो टिक चुका है आपके कि इशू फ्रेमिंग क्या होता है। अब आपको एक चीज बताती हूँ, चार्ज फ्रेमिंग क्या होती है। 2 तरीके की चीजें होती है। आप जब देखते हो जुडिशियल प्रोसीडिंग तो उसमें क्या होती है, 2 तरीके की चीजें होती है। जल्दी से बताइए, इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं है? मैं जिससे भी पूछूं सब नाम बताइए। देखो, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवा देती हूँ कि बोलना सीखो। कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू में चुप रहोगे, शर्माओगे, वहां मार्क्स नहीं मिलने वाले। और आपको ऐसा लग रहा है जो आपको गलत भी बोलना है तो गलत भी बोलना सीखो कि मैम हमें नहीं आता। जल्दी से माइक ऑन करके बताइए, क्या नो पूछा? मैम। नो इन्वेस्टिगेशन मैम। एक नो जुडिशियल मैम। प्रोसीडिंग है या नहीं? नहीं है नो मैम। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो कौन कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग आप देखते हैं? 2 तरीके की जुडिशियल प्रोसीडिंग देखते हैं, इंक्वायरी और ट्रायल। ये देखते हो। क्या क्या देखते हो आप? थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आ जाइए, देखिए क्या देखते हैं हम, इंक्वायरी और ट्रायल। तो भाई मैम ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो अंतर कौन करता है इन दोनों के बीच में पर्दा क्या है? ये इन दोनों के बीच का पर्दा है चार्ज। क्या है इन दोनों के बीच का पर्दा? चार्ज। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। चार्ज क्या करता है? इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करता है। मान लीजिए जैसे ही आप जैसे मान लीजिए केस चल रहा है, कुछ भी हुआ, सारे जो भी मतलब पार्टीज आ रही है, सुनने जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग हो गई, जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग हो गई तो क्या होता है? क्या होता है? उसमें ट्रायल स्टार्ट। ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि
मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ट्रायल क्या करता है। ट्रायल इंक्वायरी को किससे सेपरेट करता है? स्टार्च इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करता है। क्यों मैम, ऐसा भी क्यों जरूरी? चल रहा है तो चलने दो ना। जैसे समझिए, जब भी मान लीजिए इंक्वायरी में किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है, यदि इंक्वायरी में किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? बताइए जल्दी कोई। डिस्चार्ज। क्या कहेंगे? एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। यदि इंक्वायरी के दौरान मान लीजिए किसी भी अक्यूज को छोड़ दिया गया, उसे क्या कहेंगे? डिस्चार्ज कहेंगे। तो डिस्चार्ज हमेशा कब होता है? चार्ज फ्रेमिंग से पहले। अम्बती, धीरज, जो भी है क्लास में, शुभानी, सबको समझ में आ रहा है ना? यदि किसी व्यक्ति को, आपको ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं क्रिमिनल की, सीआरपीसी, बीएनएसएस और इनकी, यदि आपको ये चीजें नहीं आती है तो मतलब अभी तक आपने चीजें नहीं पढ़ी है। डिस्चार्ज हमेशा चार्ज फ्रेमिंग से पहले होता है और चार्ज फ्रेमिंग के बाद में, चार्ज फ्रेमिंग के बाद में दो चीजें हो सकती है। व्यक्ति को या तो अक्विट कर दिया जाता है, ठीक है। यदि चार्ज फ्रेमिंग के बाद में व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? इज्जत बरी। मतलब डिस्चार्ज में व्यक्ति को दोबारा बुलाया जा सकता है, ठीक है, दोबारा उस व्यक्ति को बुला के ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अक्विट कर दिया यदि किसी व्यक्ति को, तो आप क्या आर्टिकल 20 लागू हो जाएगा ना, उसको दोबारा नहीं बुला सकते, दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। वापस बोल देती हूँ, देखिए यहां तक तो सबको समझ में आ गया कि जो चार्ज होता है वो इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करता है। ईशा समझ में आ गया ना? ये चार्ज क्या होता है? इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि चार्ज से पहले, मतलब चार्ज फ्रेमिंग से पहले, मतलब इंक्वायरी के दौरान यदि किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है, अक्यूज को छोड़ा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? डिस्चार्ज। वापस देख लीजिए, मैं वापस बोल देती हूँ, उसे क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज। मतलब चार्ज, ये चार्ज, मान लीजिए ये चार्ज एक बीच में एक रास्ता है, ये रास्ता है। चार्ज फ्रेमिंग से पहले यदि अक्यूज को छोड़ा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज। और चार्ज फ्रेमिंग के बाद अक्यूज को छोड़ा जाएगा तो उसे बोलेंगे अक्विट। उसे क्या बोलेंगे? अक्विटल। ईशा समझ में आ गया ना? अक्विटल। तभी तो काफी चीजें, जैसे ये इस पे तो आर्टिकल 20 लागू हो जाएगा, इस पे नहीं होगा, डिस्चार्ज पे नहीं होता। डिस्चार्ज आपको समझ में आ गया ना? मैं मानती हूँ सबको समझ में आ गया हो। तो आप, मैम बोले, मैम क्यों पढ़ा रहे हो ये, क्यों पढ़ा रहे हो? भाई आप, यदि आपको चार्ज फ्रेमिंग नहीं आती हो, चैप्टर 18 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चैप्टर 17 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, अब चैप्टर 18 हो गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जजमेंट राइटिंग से पहले, जजमेंट राइटिंग का बेस क्या है? वो चार्ज फ्रेमिंग, ठीक है। अब आ जाइए, देखते हैं, जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यदि हम चाहे बीएनएसएस की बात करें, चाहे हम सीआरपीसी की बात करें, चाहे बीएनएसएस की बात करें, चाहे सीआरपीसी की बात करें, वहां पे चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। क्या लिखा है? आप चाहे सीआरपीसी को उठा के देखो, चाहे बीएनएसएस को उठा के देखो, वहां पे लिखा है चार्ज इंक्लूड्स। किसी के पास में बेयर एक्ट है क्या? जल्दी से खोल के देखो, नहीं तो यार लो, हम खोल देते हैं बेयर एक्ट। देखो चैप्टर 18 है, एक तो आपको ये दिख ही रहा होगा, ये चैप्टर 18 हो चुका है, पहले चैप्टर 17 हुआ करता था। अपन को दोनों ही ध्यान में रखना है, चैप्टर 17 चार्ज था, ये चैप्टर 18 चार्ज हो गया बीएनएसएस में। अब आइए चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह दिखेगा आपको चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार सब ध्यान से देखिए, चार्ज इंक्लूड्स। तो ये क्या चार्ज की जनरल डेफिनेशन है क्या? नहीं है ना ये चार्ज की डेफिनेशन। भाई दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक तो होती है जनरल डेफिनेशन, एक तो क्या होती है? जनरल डेफिनेशन, और एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब इसने कहा है कि चार्ज का मतलब चार्ज तो है, क्या बोला इसने? कि चार्ज का मतलब चार्ज तो है, लेकिन चार्ज इंक्लूड्स, चार्ज में चार्ज तो है ही, लेकिन चार्ज में एनी हेड्स ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। ये एक थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट का बाद का स्टेप है, लेकिन आप ये देखो कि ना ही सीआरपीसी और ना ही बीएनएसएस में चार्ज की डेफिनेशन दे रखी। चार्ज की ये कोई डेफिनेशन नहीं है, चार्ज की इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्योंकि ये बोल रहा है कि चार्ज तो चार्ज है ही, लेकिन चार्ज के अंदर
inclusion any head of charge when the charge contains more than one head। ये बहुत इजी तरीके से आपको भी याद करवा दूंगी 1 मिनट के अंदर। तो आ जाइए चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देखिए क्या लिखा है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। ये तो चार्ज की इंक्लूसिव डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन जल्दी से बताइए, चार्ज कौन फ्रेम करता है? कोई भी मुझे दिख रहा है जो? कोर्ट। और चार्ज शीट कौन फ्रेम करता है? मैम पुलिस ऑफिसर। ध्यान रखेंगे, एक बार बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब ये चार्ज पुलिस ऑफिसर फ्रेम करते भी भाई नहीं, वो चार्ज शीट फ्रेम करते हैं। कोर्ट ही हमेशा चार्ज फ्रेम करता है, कोर्ट ही हमेशा चार्ज फ्रेम करेगा। अक्यूज से पूछता है कि भाई तूने ये ऑफेंस किया है, तुझ पे ये अक्यूजेशन लगे, तो कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर्मल अक्यूजेशन ऑफ द कोर्ट दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज, ये जनरल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है। Formal accusation of the court that all the formalities which could convert an act into an offense have been completed। ये भी मुझे नॉर्मली डेफिनेशन लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट क्या करता है, चार्ज फ्रेम करता है, उसमें लिखता है कि भाई तूने फला तारीख को फला व्यक्ति के खिलाफ फला प्रॉपर्टी के खिलाफ ये ऑफेंस किया है और ये हमारे कॉग्निजेंस के अंदर है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, चार्ज मतलब फॉर्मल अक्यूजेशन, फॉर्मल है मतलब ऐसे कुछ बोला नहीं है, सब चीजें लिखी लिखाई है। फॉर्मल अक्यूजेशन ऑफ द कोर्ट दैट कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, मतलब हमने इंक्वायरी करी तो पता चल रहा है, प्राइमा फेसी केस पता चल रहा है कि भाई तूने ऑफेंस कमिट किया। अब मैम ये डेफिनेशन क्या है बीएनएसएस और सीआरपीसी में, ऐसे ऐसे घुमा फिरा की डेफिनेशन क्यों लिखी है? अब मेरी बात सुनिए, पारुल क्यों चोरी करेगी? मोहन है, मोहन पारुल के घर में घुस रहा है, ये मोहन है, ये पारुल का घर है। ठीक है, पारुल के घर का ये दरवाजा है, ये पारुल के घर में बेडरूम है, इधर अलमारी है, इसमें सोने का, एक सेकंड, ठीक है, ये पारुल का घर है, ये पारुल के घर का गेट है, ये पारुल के घर का बेडरूम है, यहाँ पे अलमीरा है और यहाँ पे सोने का हार रखा हुआ है, सोने का हार रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, अभी भी अनम्यूट, अभी भी म्यूट हूँ क्या? अभी तो आवाज आ गई ना? नो मैम। अब ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको देखने में क्या लग रहा है, पारुल का हार चोरी हो गया है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑफेंस बनेगा? आप मत बताइए, मतलब कोई और बताइए, चल क्या कौन सा ऑफेंस? मतलब जनरली नाम बोल के बताइए, अभी मैं नहीं मान रही हूँ कि आपको सेक्शन नंबर भी पता है, जल्दी से बताइए। Theft from dwelling house। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। देखो अब क्या होता है, थोड़ी सी मतलब सबसे ज्यादा गलती मोस्टली लोग, मैं भी बचपन मतलब मेरा 6 साल, जब मैं शुरुआत में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं भी यही करती थी। मान लीजिए मोहन इसके घर में घुसा, यहाँ से सोने का हार चोरी हुआ, सोने का हार चोरी करके ले गया, तो थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ठीक है, मान लीजिए ये छत से कूद कर आया, कौन सा ऑफेंस हुआ? जल्दी से बताइए। हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग, रात को आया, By night। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। मैं मानती हूँ सबको समझ में आ गया क्या? एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। अकेला सोने का हार चोरी कर रहा ही नहीं है, इसके अंदर गेट तोड़ के आया है, ऊपर से मतलब छत से कूद कर आ गया, यदि यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है तो ताला तोड़ के आया है। पारुल के घर में 2 गेट हैं, जो गेट जनरली नहीं खुलता है उस गेट से एंट्री करी है और रात को एंट्री करी है। मोस्टली यही ऑफेंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मोस्टली यही तो, जब चोर घुसते हैं ताला तोड़ के घुसते हैं, अलग अलग तरीके से घुसते हैं, तो ये इसका सेक्शन नंबर अपन को रटना है। क्या करना है? रटना है अपन को, ये पूछा जाता है, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो यहाँ पे 2 ऑफेंस हुए हैं, कितने ऑफेंस हुए यहाँ पर? इसने गेट खोला, इसने गेट मतलब ये अंदर गया, तो इसने क्या करा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करी है। और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, तो यहाँ पे कितने चार्ज बनेंगे कृष्ण सर? यहाँ पे 2 चार्ज बनेंगे ना, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जब आप ऑफेंस लिखेंगे, अभी मैं सेक्शन नंबर मैं मानती हूँ नहीं आते, मैं मानती हूँ आपको सेक्शन नंबर नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लो। ये 305 है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेना, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है अभी, ये शायद मैं मान लेती हूँ ये 343 है, मुझे नहीं पता लेकिन 343। आप देखो ये चार्ज फ्रेमिंग हो रहा है, यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग होगी, अभी आपको डेफिनेशन याद करो, ये चार्ज फ्रेमिंग होगी तो आप यहाँ पे लिखोगे इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केस नंबर
वर्सेज एंड ऑल, फिर लिखोगे आप ऑफेंस अंडर सेक्शन 305 343। मैं जस्ट मान रही हूँ कि हाउस ट्रेसपास जो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है 343, ठीक है, ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। फिर आप यहाँ लिखोगे कि IXRJS या IX जो भी है कोर्ट ऑफ सेशन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो चार्ज फ्रेमिंग कर रहा हूँ। फिर आप लिखोगे मोहन तूने इस तारीख को इस समय पे इसके घर में, ठीक है, क्या करा तुमने, खैर तुमने क्या करा है, तुमने ताला तोड़ के एंट्री ली है, दैट्स व्हाई यू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट which is punishable under section 343 of भारतीय न्याय संहिता and within the cognizance of this court। अभी मैं सब याद करवा दूंगी, ये लिखते हैं, ये दूसरे नंबर की लाइन है कि मोहन you have committed on this date on this house and मतलब in this house, और आपने ताला तोड़ के एंट्री करी। सबसे पहले मोहन ने ताला तोड़ के एंट्री करी थी, तो सबसे पहले आपको सीरीज में चार्ज बनाना है। तो आपने क्या करा है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो आप लिखोगे देयर बाय यू हैव कमिटेड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, और आपने और विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, ये पहला चार्ज बना। फिर दूसरा चार्ज, एंड ऑन द सेम डेट सेम टाइम अगेंस्ट सेम पर्सन, आपने क्या करा, पारुल का सोने का हार चुराया, देयर बाय और किसी अपने घर में चुराया, डिसऑनेस्टली चुराया, अभी सब पढ़ेंगे अपन, जब चोरी होते हैं तो चोरी के 5 कंटेंट आपको लिखने हैं। डिसऑनेस्टली चुराया, मूव करी आपने प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ पारुल, और आपने घर से चुराया मतलब प्लेस से चुराया, तो देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 305 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। आप ये लिखोगे, तो आप इसमें इस जो चार्ज है इसके अंदर है 2 चार्ज। अब आप डेफिनेशन बहुत क्विकली और इजी तरीके से समझ जाओगे कि क्या लिखा है बीएनएसएस और सीआरपीसी की डेफिनेशन। देखिए कि चार्ज इंक्लूड्स, अपन बेयर एक्ट में ही आ जाते हैं, बेयर एक्ट से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे आप कितने नोट्स ले लो, चाहे कहीं से भी कुछ भी ले लो, चाहे मेरे नोट्स ले लो, चाहे मैं बेयर एक्ट, मतलब सबसे जो प्रायोरिटी चीज है, प्रायर वाली चीज है, वो बेयर एक्ट ही है, बेयर एक्ट से बड़ा कुछ नहीं है। तो आ जाइए हम बेयर एक्ट में देख लेते हैं कि क्या लिखा है। बेयर चार्ज इंक्लूड्स, लिख लिख के दिखाती हूँ आपको, सब याद हो जाएगा। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज, चार्ज इंक्लूड्स any head of charge when charge contains more than one head। भाई कितने कंटेन करे थे उसने, जो हमने चार्ज बनाया था उसके अंदर कितने चार्ज थे, ये चार्ज बनाया था और इसके अंदर कितने चार्ज थे, 1 और 2, 2 चार्ज थे ना। when the charge contains more than one head, तो आप ये भी चार्ज है, ये हाउस ब्रेकिंग भी चार्ज है, और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस भी चार्ज है। अब डेफिनेशन समझ में आ गई ना, क्या लिखा है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट को भी चार्ज बताया है और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस को भी चार्ज बनाया। व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, जो हमने अभी पढ़ा उसके अंदर 2 चार्ज थी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। तो हमने बनाया तो ये एक ही चार्ज है, जब हम मतलब कोर्ट में हम जज बनेंगे तो हम यहाँ पे बने लिखेंगे चार्ज, बनाया तो एक पेज पे चार्ज है, यहाँ पे लिखा तुमने ये किया हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, और यहाँ पे लिखा तुमने थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ठीक है। तो वो बोल रहा है, पहले पीछे से देखो कि व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, इसका इसमें एनी हेड ऑफ चार्ज, एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। समझ में आ गई क्या डेफिनेशन, भाई डेफिनेशन समझना ट्रिक है, सिर्फ दिमाग लगाना है। मोस्टली बच्चे इस डेफिनेशन को रटते हैं और रट के भी याद नहीं कर पाते, एग्जाम में लिखेंगे ना ये लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि समझा ही नहीं ना उन्होंने कि इसने क्या बोला कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, कि भाई जब चार्ज में एक से ज्यादा हेड है तो चार्ज के अंदर एनी हेड ऑफ चार्ज इंक्लूडेड है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, तो चार्ज थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि चार्ज क्या है। आ जाइए देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। मैम एक बात पूछ रहा था मैं, सॉरी। बताओ। मैम एम आई ऑडिएबल? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल प्रॉपर्ली। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि थेफ्ट का चार्ज फ्रेम में कि आपने पारुल की कंसेंट के बिना पारुल के घर से नेकलेस चुराया, तो अपन इस चीज को क्यों लिख रहे हैं मैम? जब तो मतलब थेफ्ट के लिए डेफिनेशन दे रखी है तो अपन सीधा यही तो लिख सकते हैं कि आपने पारुल के घर से। मतलब आप लिख सकते हो, लेकिन अपन ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो
क्या होता है, अपन को 5 कंटेंट, अपन को अच्छे से अच्छा चार्ज बना के आना है। वैसे तो अपन जब चार्ज का चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर लिखते हैं ऑफेंस, व्हेन ऑफेंस का नेम दिया है तो आप ऑफेंस भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन आप यही ट्राई करो कृष्ण सर, मैं तो यही मानूंगी कि भाई 5 कंटेंट तो लिख कर आओ। जब वो आपको 5 में से, जैसे अपन मान ले 5 नंबर का चार्ज आया तो 5 में से वो आपको नंबर मार्क्स तो कुछ देगा ना, फॉर्मेट तो एज इट इज सेम ही है। तो भाई आपको जब इतना सा लाइन बनाना पड़ रहा है, बस आप ये लिखो कि यू मूव द जो भी नेकलेस है विदाउट द कंसेंट डिसऑनेस्टली, तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको? नहीं पड़ रहा ना फर्क। देखो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है, वैसे आप लिख सकते हो कि आपने पारुल के घर से हार चुकाया है तो आप देयर बाय यू हैव कमिटेड 305, लेकिन ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा ना एग्जाम में लिखने के हिसाब से। जी मैम। सबको समझ में आया क्या? मोस्टली आप यही ट्राई करो, चार्ज फ्रेमिंग करते टाइम डेफिनेशन लिखे हो। वैसे तो जब हम चार्ज वाला अभी धीरे धीरे नीचे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आप ऑफेंस का नाम लिख दो डायरेक्टली कि आपने ये वाला ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल भी बनना पड़ेगा वहां पे, थोड़ा प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए कि रॉबरी की डेफिनेशन आई है तो थोड़ी सी रॉबरी के कंटेंट भी डालो। समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हैं? एक बार हैंड रेज कर दो और चार्ज थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा, माइंड में घुस गया होगा सबके कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करता है, चार्ज कोर्ट बनाता है, फॉर्मल एक्यूजेशन लगाता है कि भाई तुमने ये ऑफेंस कमिट करा है, हमें प्राइमा फेसी लग रहा है, हम आगे ट्रायल करेंगे। अब देखो सेक्शन 234, अभी चैप्टर 18 हो गया, एक बार देख लेना कौन कौन से सेक्शन है, मैं इसको चेंज करने का ट्राई करूंगी, बाकी तो ठीक है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, अपने आईपीसी बीएनएस दोनों आ रहे हैं। देखो अब पढ़ो, 7 पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर। कितने पॉइंट दे रखे हैं? 7 पॉइंट। ये चैप्टर 18 और चैप्टर 17 सीआरपीसी का सेक्शन 1 ही दिखेगा आपको। चार्ज, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद इन विच अक्यूज इज चार्ज, कि जब भी आप चार्ज फ्रेमिंग करोगे तो आप ऑफेंस को स्टेट करोगे जिसके लिए अक्यूज को चार्ज किया गया है। इफ द लॉ which creates the offense gives it any specific name, जैसे कृष्ण सर बोल रहे हैं कि उसको स्पेसिफिक नेम दिया गया है, तो द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब, देखिए कृष्ण सर यहाँ पे मे लिखा हुआ है, तो ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। सबको समझ में आ गया कि सबसे पहले इसने जनरल लिखी है कि आप ऑफेंस को स्टेट करो। दूसरा इन्होंने लिखा है कि यदि ऑफेंस का नाम दिया है तो आप क्या कर सकते हो, चार्ज को उसके नेम से ही डिस्क्राइब कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चार्ज को उसके नेम से ही डिस्क्राइब कर सकते हो। आप देखिए, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, कि ऐसा कुछ ऑफेंस है, कभी कभी आप जब बीएनएस में देखोगे किसी किसी ऑफेंस का नाम नहीं दे रखा, जस्ट डिस्क्राइब कर रखा है, जस्ट डिस्क्राइब कर रखा है, उस ऑफेंस का नाम नहीं दे रखा, तो आप इन्होंने लिखा कि यदि लॉ ने जिसने ऑफेंस क्रिएट किया मतलब बताया है डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम, आप क्या लिखोगे? सो मच ऑफ द डेफिनेशन, उतनी डेफिनेशन लिख दो उस ऑफेंस की ताकि अक्यूज को नोटिस तो हो जाए कि उसको किसके लिए चार्ज किया जा रहा है। पहला, स्टेट द ऑफेंस। सेकंड, मतलब ये एक जनरल चीज लिखी है, आप इसको आपको लगेगा पहले और दूसरे में सिमिलर लाइन लिखी है, ऐसा कुछ नहीं, ये जनरल चीज लिखी है कि स्टेट द ऑफेंस। सेकंड इन्होंने लिखा यदि ऑफेंस का स्पेसिफिक नाम है तो आप नाम से डिस्क्राइब करो। तीसरा इन्होंने लिखा इफ ऑफेंस डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नेम, ठीक है, सो मच ऑफ द डेफिनेशन सो दैट द अक्यूज कुड, कि अक्यूज को नोटिस तो हो जाए कि मुझे में चार्ज किस बारे में लगाया गया है। फिर लॉ एंड सेक्शन लिखो। लॉ एंड सेक्शन, भाई जैसे बोलोगे कि मैम लॉ एंड सेक्शन बीएनएस ही तो होता है जनरली, भाई बीएनएस नहीं होता। आपके एग्जाम में पिछली बार जेजे का आया था, तो जेजे का लॉ एंड सेक्शन, भाई ऐसा हो सकता है ना कि रेप तो भाई 376 में भी है, 74 से अपन 79 जब देखेंगे अपन बीएनएस में तो उसमें भी है 376, ठीक है, तो आप यहाँ लगाओगे 376 और हाँ जी सपना आवाज जी सर। मैम आपने बोला ना जैसे जेजे से आया था, तो उसमें मैम कोड कौन सा था, मतलब अगर लिखना चाहिए? क्रिमिनल कोड, मैंने तो चिल्ड्रन कोड लगाया था ओके 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 मैम। क्योंकि मैंने उसको हीनियस ऑफेंस माना था। मैं मानती हूँ क्वेश्चन थोड़ी बहुत लोगों को पता होगा, मैंने हीनियस ऑफेंस माना क्योंकि हीनियस 16 साल से बड़ा तो हो ही गया था और चिल्ड्रन, वो जो जेजे बोर्ड है उसको चिल्ड्रन कोर्ट के पास रेफर करता, तो अपन जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपन कोर्ट ऑफ सेशन को रेफर करता है तो अपन लिखते हैं ना ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन, इसलिए मैंने माना कि जेजे बोर्ड ने चिल्ड्रन कोर्ट को रेफर करा और मैंने लिखा था कोर्ट ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट ऊपर। ओके थैंक यू मैम। ठीक है,
वो देखो सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। यदि उसने किसी ने उसको हीनियस नहीं माना तो वो ऊपर जेजे बोर्ड भी लिख सकता है, लेकिन यदि आप ऊपर जेजे बोर्ड लिखोगे तो नीचे आपको अपना जो आंसर फ्रेमिंग है उस तरीके से लिख कर आनी पड़ेगी। और जिसने चिल्ड्रन कोड लिखा है तो भाई आपको उसको हीनियस मानना पड़ेगा, उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट वाला टॉपिक भी डालना पड़ेगा आपको उसके अंदर। ठीक है, तो मैं अगेन कुछ नहीं, देखो जजमेंट राइटिंग यदि आपने ऊपर स्टार्ट लिखा है, मतलब किसी कोड का नाम लिखा है, तो भाई आप उसको नीचे जस्टिफाई करो। ठीक है, तो हमने मान लिया नेम ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, यदि स्पेसिफिक नेम है, डेफिनेशन नहीं है तो सो मच ऑफ द डेफिनेशन, जितना भाई आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए, नोटिस उसको पता चल जाए कि भाई उसने कौन सा किस ऑफेंस का चार्ज बना है। लॉ एंड सेक्शन, भाई लॉ एंड सेक्शन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया बीएनएस में भी लग सकता है, पोक्सो में भी लग सकता है, जेजे में भी लग सकता है, ऐसे कौन कौन स्पेशल, भाई अपने जो जो कोर्ट है अपन उनका थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। अब ये देखो क्या लिखा है जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, चार्ज द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वर फुलफिल इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे कि भाई जो भी रिक्विजिट कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है, इसलिए हमने इसका चार्ज बनाया। द चार्ज शैल बी कंटेन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोड, द चार्ज शैल बी कंटेन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोड। 7th पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्रीवियसली कन्विक्ट होता है तो आपको पता है सेक्शन 75 और शायद सेक्शन 13 बीएनएस का, यदि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, तो उसमें क्या मिलती है, एनहेंस पनिशमेंट मिलती है। सही है कि सेक्शन 13 निकिता यदि क्लास में हो या सही है मैम। ठीक है, सेक्शन 75 यदि मान लीजिए कि कोई ऑफेंस करें आपने चैप्टर 12 17 से रिलेटेड आईपीसी के, जिसमें कॉइन से रिलेटेड या चोरी से, मतलब कॉइन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस करें और आप 3 साल से ज्यादा से ऑफेंस और आप दोबारा वो ऑफेंस करते हो, तो भाई आपको 3 साल की सजा नहीं मिलेगी, अब आपको किसकी, शायद 10 ईयर एलआई की सजा मिलती है। तो ये लिखा है Yes. चार्ज में, मतलब ये लिखा है कि यदि व्यक्ति प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई प्रीवियस कन्विक्शन के कारण इसको एनहेंस पनिशमेंट मिलेगी। तो और ये भी ध्यान रख लो, लिखना मैंडेटरी नहीं है, यदि बाद में भी पता चलता है तो आप बाद में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं ये लिखा हुआ, देखो इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड द कोर्ट में ऐड एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। ठीक है, यदि बाई चांस भूल गए हैं, पता ही नहीं चला कि इसने प्रीवियस कन्विक्शन किया था, लेकिन सेंटेंस पास होने से पहले पहले इस चीज को ऐड कर दिया जाता। तो क्या क्या बोला हमने चार्ज में, अभी हम फॉर्मेट देखेंगे थोड़ी दो बहुत चीजें पढ़ के। हमने चार्ज में बोला ऑफेंस का नाम है तो ऑफेंस का नाम लिख दो, नहीं है तो डेफिनेशन लिख दो जितनी उसको समझ में आ जाए, लॉ एंड सेक्शन लिख दो, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट लिख दो, प्रीवियस कन्विक्शन। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे मैंने क्या बोला, फला तारीख को फला पर्सन के खिलाफ फला समय पर, ये बोला ना मैंने इस टाइम पर, तो लिखो भाई टाइम प्लेस पर्सन, लिखना है अपन को टाइम प्लेस पर्सन। द चार्ज शैल कंटेन, इग्नोर नहीं, शैल कंटेन, मे और शैल मैं जानती हूँ समझ में आता होगा। द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस of the time, place of the alleged offense and the person, if any, against whom, और the thing, भाई पर्सन के अगेंस्ट करा है तो पर्सन का नाम लिखो, थिंग के अगेंस्ट करा है तो थिंग्स का नाम लिखो, जिसके संबंध में ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, ताकि अक्यूज को रीजनेबल नोटिस हो कि भाई किस संबंध में चार्ज किया जा रहा है। 236 चलो ऐसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, अभी अपन ना 234 235 सफिशियंट है, लेकिन अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वेन मैनर ऑफ कमिटिंग आप सभी को पता होगा, जैसे पारुल ने नहीं मोहन ने सोहन का मर्डर किया, आपको मैनर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे कि भाई तूने मर्डर किया, तूने मर्डर किया, मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मोहन ने चीटिंग करी, मोहन ने चीटिंग करी, तो उसको बता तूने किस तरीके से चीटिंग करी, मोहन ने फॉल्स एविडेंस दिया, मोहन ने कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दिया, तो आप लिखोगे कि भाई मोहन तूने ना कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दिया था, तो मोहन बोलेगा कि मुझे क्या पता मैंने कब फॉल्स, उसमें आपको मैनर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मैनर लिखना पड़ेगा कि भाई ये फॉल्स एविडेंस दिया गया था। मर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, चीटिंग में लिखने की जरूरत है, फॉल्स एविडेंस में लिखने की जरूरत है, तो ये ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कब मैनर लिखना पड़ेगा, कि accused of the theft of a certain article at a certain time and place, the charge need not to set out the manner which the theft was affected। यदि कोई चीज चोरी करी गई है, जैसे मान लीजिए सोने का हार चुराया, तो ऐसे नहीं लिखेंगे तूने अलमारी खोली, चाबी डाली, ये करा वो करा, उसमें मैनर लिखने की जरूरत नहीं, थेफ्ट में। लेकिन एक व्यक्ति, एक अक्यूज ने चीटिंग करी है बी के साथ में, गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट
द मैनर इन विच आर चीटेड बी, ए ने किस तरीके से बी के साथ चीटिंग करी है, आपको वहां पे लिखने की जरूरत है। 237 छोड़ दो, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आ जाइए अब अपन चार्ज फ्रेमिंग की बात करते हैं। तो अपन बंद करें, सुनिएगा आप ध्यान से। अगेन मैंने आपको एक चीज बता दी, सारे चार्ज नहीं आते, सारे सेक्शन ऐसा याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम बीएनएसएस भी पढ़ते जाएंगे, बीएनएस भी पढ़ेंगे, और कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। मैं कल आपको क्लास में दे दूंगी, कल या परसों तक, कि कौन कौन से सेक्शन आते हैं। दूसरी बात, आपको थोड़ी बहुत बीएनएस की नॉलेज होनी चाहिए, बीएनएसएस की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों नॉलेज होनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले आप लिखते हो चार्ज में इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, यहाँ पे चल रहा है मर्डर का केस, और यहाँ पे दिख रहा है आपको मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, डकैती विद मर्डर है, और क्या करा आपने, यहाँ पे लिख दिया इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ले भाई जीरो, क्या पड़ेगा आगे? चेक, जो एग्जामिनर, जो चेक करने वाला है नहीं पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ ऑफेंस है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगने लग जाएगा, जैसे थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस है, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन ट्राई। मर्डर है भाई, खुद कॉमन सेंस लगाओ, मर्डर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, ठीक है, और डकैती विद मर्डर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। तो थोड़ी बहुत चीजें जो जो हम पढ़ते जाएं, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, आपको क्या खरीदना है, आपको एक स्पाइरल रजिस्टर खरीदना है। यदि आप अभी भी बिना पेन और पेन के बैठे हो, बिना कॉपी के बैठे हो, कुछ नहीं, जो अच्छी अच्छी चीजें लिख लो। आपको क्या करना है, जो जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे, जो जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे, टेबल बनाओ। टेबल में क्या लिखो, यहाँ लिखो सेक्शन नंबर, ठीक है, सेक्शन नंबर ऑफ बीएनएस लिख दो, आईपीसी, या पहले यहाँ पे ऑफेंस का नाम लिखो। सबसे पहले टेबल आपकी होनी चाहिए ऑफेंस का नाम, यहाँ पे सेक्शन नंबर ऑफ आईपीसी या बीएनएस लिख लो पहले, यहाँ पे लिखो आईपीसी, ऑफेंस की पनिशमेंट, और थोड़े बहुत उसके इंग्रेडिएंट, मतलब इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं मसालेदानी वाले नहीं, थोड़े बहुत उसकी, कि भाई यहाँ पे जैसे मानो मैंने कहा थेफ्ट, मैंने कहा थेफ्ट 379, ये जैसे ये आईपीसी ना 379, इसका यदि हम इसकी बात करें बीएनएस की 303 का 2, जो भी पनिशमेंट है, ठीक है। अब कम्युनिटी सर्विस आप जुड़ गई है पनिशमेंट में, आपको ध्यान रखना है थेफ्ट में कम्युनिटी सर्विस ऐड हो चुकी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि मान लीजिए आपसे, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको मजबूरी दिख रही है चोर की, कि भाई उसने इमरजेंसी हो गई, उसने चीजें चुरा ली, तो आप कम्युनिटी सर्विस की, भाई ऐसा नहीं है, जज को कोई ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अक्यूज का भी। भाई उसमें लिखा कि भाई अक्यूज प्ली ले रहा है कि भाई मुझे मेरे घर में बच्चे की फीस जमा करानी थी, मैंने इसलिए कैश वैश चोरी करा, तो थोड़ा बहुत मजबूरी का भी सोचो। कम्युनिटी सर्विस भी दे रखी है आजकल थेफ्ट में, याद है ना, देखना आप। तो यहाँ पे पनिशमेंट लिखो 3 इयर्स फाइन। कौन ट्राई करेगा, यहाँ पे लिखो ट्राइबल बाय, ट्राइबल बाय भी लिखना जरूरी है कि कौन ट्राई करेगा, और यहाँ पे ऑफेंस के थोड़े बहुत जो भी कंटेंट है वो। तो यदि आपकी टेबल 2 पेज की 1.5 पेज की भी तैयार हो गई, तो आपका जजमेंट राइटिंग का 30% तो कवर ही हो गया ना भाई। चार्ज का फॉर्मेट सिंपल है, बिल्कुल चार्ज का फॉर्मेट रट लोगे, अभी दिख जाएगा आपको, बिल्कुल एज इट इज वही का वही कॉपी करना है, ठीक है। आपने सेक्शन नंबर याद कर ही लिए, सेक्शन के थोड़े बहुत कंटेंट लिख लिए। चार्ज फ्रेमिंग कोई एक ऐसा टास्क नहीं है कि जो आप कंप्लीट नहीं कर पाओ, बहुत इजी टास्क है। इजी टास्क बोलूंगी नहीं, क्योंकि यदि आपने ऐसी कुछ टेबल बना ली, क्या बोला मैंने, वापस देख लो। सबसे पहले ऑफेंस का नाम, यहाँ पे लिखोगे ऑफेंस का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑफेंस का नाम लिखा, का नाम, यहाँ पे आपने सेक्शन नंबर लिखा, इस सेक्शन नंबर का एक वो बना लो, यहाँ पे लिखो आईपीसी, यहाँ पे लिखो बीएनएस, यहाँ पे आपने पनिशमेंट लिखी। दोनों की मोस्टली सिमिलर ही पनिशमेंट है, जो ऑफेंस मतलब, लेकिन आप याद कर लो अप टू, मतलब ये लिख लो, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लिख लो बीएनएस आईपीसी की लिखना चाहो, वैसे तो सिमिलर ही पनिशमेंट आई है, लेकिन मर्डर कल्पेबल होमिसाइड की थोड़ी थोड़ी चेंज हुई है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल बाय विच कोड, और लास्ट में आप लिखो थोड़े बहुत कंटेंट। एक तो आपको डेफिनेशन याद करने में भी ये चीज ध्यान रहेगी,
भाई आप ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में ही कवर हो जाएंगे सेक्शन, जो सेक्शंस आ सकते हैं वो 2 पेज में कवर। मैंने बोला यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, हाई पीसी में इसको बोलते हैं शायद 380, बीएनएस में है ये 305। पनिशमेंट यहाँ पे 3 ईयर और फाइन और बोथ, नहीं सॉरी 7 ईयर, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस की 7 ईयर प्लस फाइन है, 7 ईयर प्लस फाइन है। ध्यान रखना, थोड़ा सा अग्रावेटेड वर्जन है ना ये चोरी का, तो 7 ईयर प्लस फाइन है। बीएनएस में भी 7 ईयर प्लस फाइन होगी। ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो कोई भी मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है। सीजेएम भी लिख सकते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी लिख सकते हो, लेकिन आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही लिखना है, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही लिखना है एग्जाम। फिर कंटेंट लिख दो। क्या करते हैं थेफ्ट में, देखो सबसे पहले प्लेस में करा आपने, वर्शिप प्लेस पे करा आपने, ठीक है, और आपने डिसऑनेस्ट, क्योंकि थेफ्ट का अग्रावेटेड वर्जन है तो थेफ्ट के कंटेंट भी आएंगे इसके अंदर। डिसऑनेस्टली आपने मूव कर दिया, ठीक है, आउट ऑफ पोजीशन, विदाउट कंसेंट, ठीक है। तो आपका अभी देखो 1 मिनट नहीं लगेगा आपको चार्ज फ्रेम करने में। आ जाइए देखते हैं थोड़ा बहुत चीजें, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। एक टेबल तो समझ में आ गई कि आप कैसे टेबल प्रिपेयर कर लोगे। आपकी एक सुंदर सी कॉपी होनी चाहिए, ना ही रफ कॉपी होनी चाहिए, एक अच्छी सी कॉपी। भाई छोटी, जो इन चीजों में पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब है, क्योंकि जिंदगी भर की चीजें हैं। आज भी आप मेरे रजिस्टर देखोगे, आज भी वैसे के वैसे ही है, बस थोड़े से ऐसे हो गए कि हो जाते हैं 3-4 साल में, लेकिन कम से कम सेफ तो है। वैसे रजिस्टर नहीं लेने आपको, प्लेन वाले स्पाइरल वाले रजिस्टर लो हमेशा। कोई अच्छी चीज यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमेशा स्पाइरल वाले रजिस्टर में ही प्रिपेयर करो, ये मेरा एक सजेशन है। आ जाइए देखते हैं चार्ज फ्रेमिंग का एक फॉर्मेट। फिर अपन बीएनएस की को भी बेरेक को भी खोलेंगे और बीएनएसएस के बेरेक को भी खोलेंगे। आ जाइए। देखिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल केस है तो यहाँ पे आपको लिखना है, देख मैं वापस बोलती हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बी पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वो ऊपर ऊपर से देख लेगा। क्या चेक करेगा एग्जामिनर, ले यहाँ पे सबसे पहले आप किसी भी कोई भी कॉपी देख लो, पुरानी आरजेएस के जो भी मेंस की कॉपी है, सबसे पहले वो यहाँ टिक लगाता है कि भाई बंदे ने कोर्ट का नाम सही लिखा। फिर वो यहाँ टिक लगाता है कि इसने ऑफिस नंबर सही लिखे हैं। तो ये सब चीजें तो फॉर्मेट है, कम ध्यान देगा वो, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको लिखना पड़ेगा। देखो, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या लिखा हुआ है, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या यदि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है तो इन द कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यदि आपको लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर, क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर डैश 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 2024 या 2025। स्टेट वर्सेस अक्यूज, सभी को पता है जो क्राइम होता है वो पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता, वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। मोहन ने सोहन को मारा तो सोहन अफेक्ट नहीं हुआ, डर, भाई सोसाइटी में भी तो डर का माहौल हो गया। तो यहाँ पे कौन रहता है जनरली, स्टेट वर्सेस अक्यूज। व्यक्ति जिस जो मरा उसका नाम मत लिखिए आइएगा, स्टेट वर्सेस अक्यूज, स्टेट ऑफ राजस्थान या जो भी है, जो भी हमारा स्टेट है, तो स्टेट वर्सेस अक्यूज। अक्यूज किसका बेटा है, क्या एज है, क्या रेजिडेंट ऑफ। इतना ज्यादा दिमाग इनमें नहीं लगाना है कि भाई एक एक शब्द लिखना, वहां पे आप मानोगे मेंस में एक एक शब्द लिखना मतलब आप अपना एक एक सेकंड को खराब कर रहे हो। बस पता होना भाई, जल्दी जल्दी ये आपको 10 सेकंड में लिखना है। मान लो इन द कोर्ट ऑफ डैश डैश डैश, इन द कोर्ट ऑफ सिविल, जो भी ये भाई ये इंपॉर्टेंट है तो इस पे ज्यादा ध्यान दो। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन द कोर्ट ऑफ सेशन, जल्दी से क्रिमिनल केस नंबर, ये क्रिमिनल ओरिजिनल ले भाई, क्रिमिनल ये लगाई डॉट, क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर डैश डैश डैश, स्टेट वर्सेस मोहन सन ऑफ डैश 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 रेजिडेंट ऑफ डैश 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 एज डैश। ऑफेंस अंडर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक लगाएगा। ऑफेंस अंडर सेक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना है, ऑफ बीएनएस या पॉक्सो या जेजे।
देखो अभी हम ट्राई करेंगे कि बीएनएस के, यदि आपको जेजे भी पूरा आता है, पॉक्सो भी पूरा आता है, तो यहाँ पे आपको लिखोगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यहाँ पे आप लिख दोगे पॉक्सो एक्ट जो भी है। अब याद हो गया 4 लाइन, इन द कोर्ट ऑफ डैश क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर डैश डैश 2024 जो भी दिख रहा है आपको, स्टेट वर्सेस सन ऑफ एज रेजिडेंट ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन, यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको ऑफेंस अंडर सेक्शन डैश डैश ऑफ बीएनएस या जो भी केस जो भी नहीं। पहला पॉइंट IXRJS या IXDJ केडर, कोर्ट ऑफ सेशन है तो यहाँ पे डीजे केडर आएगा ना, इतना तो कॉमन सेंस होगा भाई। आपने ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है तो रट मत लेना कि नीचे आरजेएस लिख देना है, ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है तो IXDJ केडर, और ऊपर आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है तो IXRJS या DJS जो भी है, ठीक है। फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट अक्यूज्ड सन ऑफ एज रेजिडेंट ऑफ एज फॉलोज। पहली लाइन क्या बोली, IXRJS फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट अक्यूज्ड, अक्यूज का नाम लिखो, सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ एज एज फॉलोइंग। IX रट लो, रटना क्या, रट लो इसको क्या, IXRJS फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट अक्यूज का नाम, सन ऑफ एज रेजिडेंट ऑफ एज फॉलोज दैट यू। सेकेंड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना ये पढ़ने के बाद में वो आदमी डायरेक्ट नीचे आएगा, लिख दो ये तुम, लेकिन उसको ये पढ़ना है तुमने क्या लिखा है, दैट यू ऑन और अबाउट, दैट यू ऑन और अबाउट टाइम, दैट यू ऑन और अबाउट 8 PM या डेट और प्लेस, टाइम डेट प्लेस, अभी अपन पढ़ के आए ना, जैसे ही अपन ने चार्ज का सेक्शन पढ़ा था उसके नीचे लिखा था टाइम प्लेस, और टाइम प्लेस डेट और पर्सन और थिंग, तो दैट यू ऑन और अबाउट टाइम डेट आपने लिख दिया, हैव कम, ये आपने ये किया, आपने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी कि तुमने ये किया वो किया, फिर देयर बाय यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, मान लीजिए थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस पनिशेबल अंडर सेक्शन 305 ऑफ BNS एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। फिर आपने लिखा सी पॉइंट, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी अपन ने चोरी भी लिखा है ना, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, दैट यू ऑन द सेम टाइम, ऐसे लिख दो, सेम टाइम प्लेस और डेट, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दैट यू ऑन द सेम टाइम प्लेस एंड डेट, ठीक है, आपका टाइम बच रहा है, आपने सेम टाइम डेट एंड प्लेस पे थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस करा है, मूव करा है, ये भी करा है, जो भी करा है वो लिख दिया, एंड यू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन, ठीक है, ये करा आपने, और देयर बाय, ठीक है, एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है, ये आपने लिख दिया, एंड आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन अबव सेड चार्जेस, से जो भी चार्जेस मैं डायरेक्ट करता हूँ, यू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट, यू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन अबव सेड चार्जेस। क्या बोला मैंने, सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ, अभी लिखेंगे अपन साथ में लिखना, इन द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर स्टेट वर्सेस ऑफेंस, जो भी मोहन का नाम, जो भी मोहन सन ऑफ एज रेजिडेंट ऑफ, ठीक है, ऑफेंस अंडर सेक्शन जो भी 305 ऑफ BNS जो भी है। फिर फर्स्ट पॉइंट डालो, फर्स्ट दैट IXRJS फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट अक्यूज का नाम, सन रेजिडेंट ऑफ इन फॉलोइंग मैनर, फर्स्ट दैट यू ऑन एट ऑन और अबाउट, हमने ऐसे नहीं एग्जैक्ट, जैसे अपन ने बोलता है कि हमने 8 PM पे, तो 8 PM के लगभग भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी एग्जैक्ट ही, दैट यू ऑन और अबाउट टाइम डाला, प्लेस डाला और डेट डाली, फिर आपने पूरा चीज लिख दी कि भाई तुमने ये काम किया, देयर बाय, देखो देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ, जैसे मान लीजिए थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस पनिशेबल अंडर सेक्शन, तो यहाँ पे देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन फलाना डन इनका जो भी है, एंड लास्ट में आपको लिख कर आना है विद इन दी कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, एंड विद इन दी कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, एंड आई हियर बाय डायरेक्ट, मैं कोर्ट, जो आई मतलब कोर्ट, आई मतलब RJS, आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड, ये लाइन आपको याद रखनी है, आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट on the said above charges, hereby I hereby direct that you be tried by this court on above said charges, फिर sign of accused, साइन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ कोर्ट। अब इसके नीचे ये 2 लाइन लिखने की, प्ली भी आपसे, आपको याद है हमेशा चार्ज फ्रेम होता है तो उससे पूछते हैं डू यू प्लीड गिल्टी,
जब आपके पास में बहुत अथाह टाइम है तो आप लिख कर आओ, अदरवाइज मेरी ये राय है कि आपको लिखकर नहीं आना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा ऐसे लगना है कि भाई बिल्कुल टाइम नहीं रहता वैसे लिखने का, पढ़ा तो देती हूँ मैं आपको, ऐसा कोई वो नहीं है। प्ली ऑफ अक्यूज, पूछते हैं अक्यूज से, हैव यू अंडरस्टैंड द चार्ज रेड ओवर वंस अगेन वंस एक्सप्लेन टू यू, कि भाई हैव यू अंडरस्टैंड द चार्ज, जो तुम्हारे को एक्सप्लेन किया गया है। और नहीं, मार्क्स कट नहीं होते, इसके मार्क्स कट नहीं होंगे, चार्ज तो यहीं खत्म हो गया ना, ये तो प्लीडिंग है भाई, ये प्लीड है अक्यूज की, उसे चार्ज तो आपका यहीं खत्म हो चुका है, वैसे आपका चार्ज यहीं खत्म हो चुका है, आपको चार्ज फ्रेमिंग करने के लिए तो बोला है, ये थोड़ी बोला, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। प्लीड ऑफ अक्यूज, हैव यू अंडरस्टैंड द चार्ज, जो एक्सप्लेन किया गया है आपको, और डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड ऑफ, और यहाँ पर भी आप साइन कर दो, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका चार्ज यहीं खत्म होता है। आ जाइए लिखते हैं अपन जल्दी से, 7:53 तो हो ही गए हैं। लिखते क्या है, चलो यहाँ पे मैंने टाइपिंग में भी थोड़ा सा दे रखा है, ये क्या रश्मि मैम की हैंड राइटिंग है, मैंने लिख रखा है, आ जाइए देखते हैं। इन द कोर्ट ऑफ, वापस देख लो, इन द कोर्ट ऑफ, जितनी बार देखोगे और रात को सोने से पहले माइंड में याद कर लोगे ना तो जिंदगी भर याद रहेगा। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज, ठीक है, प्लेस डालने की जरूरत नहीं है सच। क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर या सेशन केस नंबर डैश डैश डैश, जो भी ईयर है। स्टेट वर्सेस ऑफेंस अंडर सेक्शन ऑफ, यहाँ पे आपको इसका नाम लिख कर आना है, एक्ट का नाम लिख कर आना है, ठीक है। आई एक्स चार्जेस फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट यू, जो भी है, सन ऑफ एज फॉलोज, आई एक्स चार्जेस फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट यू, जो भी है, दैट यू ऑन और अबाउट एट फुल डिटेल्स ऑफ ऑफेंस आप लिख दोगे, ठीक है। आपको टाइम लिखना है, ठीक है, आपको प्लेस लिखना है, और ठीक है, आपको टाइम लिखना है, प्लेस लिखना है, और आपको डेट लिखनी है। तीन चीजें आपको ध्यान से लिखनी है, टाइम डेट प्लेस, टीडीपी, टाइम डेट प्लेस लिखना है, पूरी डिटेल लिखनी है। देयर बाय यू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस ऑफ आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता और विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, आप ये लिख के रहोगे लास्ट में, एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। फिर एंड आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट on the above said charges, and I hereby direct, मैं डायरेक्ट करता हूं, that you be tried by this court, you be tried by this court on above said charges, sign of the accused, sign of the presiding officer, जो भी लिख दो, plea of, have you understood the charges, read over and explain to you, and do you plead guilty and claim to be tried of, ये आपने लिख दिया, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। मैम फर्स्ट लाइन समझ नहीं आया, आई एक्स आर जे फ्रेम देखो, मैं समझ कुछ को नहीं। अब तुम लिख रही हो ना कि मैं चार्ज फ्रेम कर रही हूँ तुम्हारे अगेंस्ट, तो देखो आई एक्स, यदि यहाँ पे यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, समझो, यदि तुमने यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है खुशबू, तो यहाँ पे तुम उसका नाम लिखोगी ना, आपके आगे यही तो लगता है, आरजेएस लगेगा, या जो भी आप जहां भी जिस भी स्टेट के बनोगे, तो आई एक्स आरजेएस या डीजे कैडर, यहाँ पे यदि तुम कोर्ट ऑफ सेशन लिखोगी तो यहाँ पे डीजे कैडर लिखोगी। खुशबू डन, यहाँ तक समझ में आया ना, ये लाइन कॉमा से पहले की लाइन तो समझ में आई, यस मैम। नहीं आई हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो आई एक्स आरजेएस की भाई भाई चार्ज कौन फ्रेम करता है खुशबू, कोर्ट फ्रेम करती है, जज फ्रेम करता है, जो जज है यहाँ पे बैठा हुआ, तो आई एक्स आरजेएस डीजे के फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस, भाई जो नीचे तुमने चार्ज जो मैंने लिखे हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट, आई एक्स चार्जेस आरजेएस फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट यू, ठीक है, ये अक्यूज का नाम हुआ, ये सन का नाम, सन किसके मतलब कौन इसके पिता है, ये एज हुई, ये रेजिडेंट हुई, एज फॉलोस, इस तरीके से फ्रेम कर रहा हूं, डन खुशबू, कुछ भी नहीं। आई एक्स आरजेएस, सिंपल लाइन है, बिल्कुल सिंपल, आई एक्स आरजेएस फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट यू सन ऑफ एज रेजिडेंट ऑफ एज फॉलोज, इस तरीके से बना रहा हूं, दैट यू हैव ऑन और अबाउट टीडीपी टाइम डेट प्लेस, पूरा डिटेल डाल दिया, thereby you have committed offense and you have committed offense of, लिख दिया आपने, फिर punishable under section and within the cognizance of this court, फिर लास्ट में आप थर्ड नंबर पे लिखोगे, और मैं डायरेक्ट करता हूँ, I hereby direct you to be tried by this court on the above said charges, यहाँ पे अक्यूज का साइन लिख दो, यहाँ पे सील और साइन और सील लिख, मतलब सील ऑफ द कोर्ट लगा दो। एक आध देख लेते हैं, देखो एक पढ़ लेते हैं, 3 मिनट का समय। A is prosecuted for having stolen a cycle from the house of B, साफ साफ दिख रहा है 305,
दिख रहा है ना? 305 या 380 ऑफ आईपीसी, एक बार Yes, सब ma'am. हैंड रेज कर दो। ये थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस है। और यदि आप बीएनएसएस के पीछे शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल में पीछे लिखा है ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। वैसे मैं खोल दूं लेकिन अभी टाइम समय की अभावता के कारण नहीं ओपन कर रही मैं। चार्जशीट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जयपुर, क्रिमिनल केस नंबर स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑफेंस अंडर सेक्शन 305 ऑफ बीएनएस। ठीक है, IX charges, frame following charges against you, A, son of T, age that you on, यहाँ पे डेट नहीं डाली, देखो, on 2 जनवरी 2023 at 2 PM, 2 PM एट सिविल लाइन आ गया ना, थोड़ा TDP आ गया, टाइम, डेट, प्लेस, डिसऑनेस्टली मूव द साइकिल। देखो, डिसऑनेस्टली पहला कंटेंट चोरी का, मूव्ड दूसरा कंटेंट चोरी का, आउट ऑफ एज पोजीशन तीसरा कंटेंट चोरी का, विदाउट सच कंसेंट और विदाउट हिज कंसेंट और साइकिल चोरी करिए तो वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये पांचवा कंटेंट। Thereby you have committed the offense under section 305 of BNS and within the cognizance of this code। कितना समय लगा आपको इसको बनाने में? भाई यदि आपको ये समझ में आता है तो बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। आप देखो कुछ भी नहीं है, एज इट इज फॉर्मेट कॉपी कर रखा है। एंड आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड बाय दिस कोड on the above said charges, sign of the accused, sign of the magistrate, seal of the court। Have you understood? यदि आपके पास में बहुत अतिरिक्त समय है, plea of the accused, have you understood the charges, read over and explain to you। और डू यू प्लीड गिल्टी, भाई देखो हमेशा क्या पूछता है, उससे पूछते हैं डू यू प्लीड गिल्टी, कि भाई तू अपराध को मान रहा है, और क्लेम टू बी ट्राइड ऑफ, या तुझे ट्रायल, देखो उससे बोल रहे हैं कि तू गिल्टी मान रहा है या तुझे ट्रायल, जैसे चार्ज फ्रेम होता है, आप सभी को पता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो उससे पूछ रहे हैं उस टाइम पे जब चार्ज फ्रेम हो रहा है कि डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड ऑफ। तो ये आपका प्ली ऑफ अक्यूज हो गया और ये एक आपका आंसर इजीली फ्रेम हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, जैसे लोगों उनको लगता है कि यार बहुत समय बच्चों के पास नहीं बचा तो वो लिख देंगे कि ले भाई अकेला चार्ज फ्रेम कर दे, जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन ही नहीं आ सकता, डायरेक्ट चार्ज फ्रेम करने का भी आ सकता है 10 नंबर का। तो भाई बचा क्या इस चार्ज फ्रेम में, तत्ता लिख दो भाई, नंबर तो दे ही देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी जिसको भी कंटिन्यू करना है एक बार, मतलब समझ में तो आ मैम गई ना, मैंने ट्राई तो करा है अच्छे से समझाने का। मैम हाँ ये क्लासेस रेगुलर चलेंगे क्या? हाँ, रेगुलर चलेगी। 12 से 13 दिन में अपन को इसको कंप्लीट करना, और अच्छे से, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करेंगे, और आपको 3-4 दिन में एक जजमेंट राइटिंग लिखने के लिए दे दूंगी मैं। ओके ठीक है, फीस अब जैसे मैं एक बार डिटेल भी बता देती हूँ, ऐसा कुछ जो यदि आपको